नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में, जहाँ पर कई अच्छी बातें हम आज करने वाले हैं। ये अच्छी बातें कहीं न कहीं आपको भी कई सारी जानकारियाँ देंगी और दर्शक जानेंगे कि कैसे जो वोटर्स होते हैं इलेक्शन के समय, कैसे मन उनका भापा जाता है। अभी दिल्ली इलेक्शन का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है। बीजेपी अपनी 48 सीटों के साथ 27 साल बाद बहुमत में है और आम आदमी पार्टी जो 10 साल से एक छत्र राज की हुई थी, जिसने इतनी सालों पुरानी कांग्रेस और बीजेपी की हालत खराब की हुई थी, मगर अब पासा पूरी तरीके से पलटा हुआ है। कहीं ना कहीं जनता का बड़ा योगदान इसमें होता है, क्योंकि वोट जनता का अधिकार है। लेकिन जनता किस तरीके से अपने नेताओं को चुनती है, किस क्या वो सोचती है अपने नेताओं को चुनते हुए, और वोट किस तरीके से पड़ते हैं, ये सब एनालाइज करना कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुश्किल टास्क होता है। और इसी टास्क को लगातार कई वर्षों से करते हुए हमारे गेस्ट आ रहे हैं। आइए उनका इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। इनका नाम है भूपेंद्र तिवारी जी, आपका स्वागत है। लगातार कई वर्षों से पीएचडी स्कॉलर हैं आप, और डेटा एनालिस्ट। किस तरीके से जनता आप मतलब एक देखा जाता है जनता के मन को भांप लेते हैं, लेकिन ये टेक्निक कैसे होती है? हम लोग भी बाहर निकलते हैं, हम रिपोर्टर्स हैं, हम भी बाहर निकलते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, लेकिन इस चीज में हमारी वाली टेक्निक में जो हम तो सीधा मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन आप किस तरीके से जनता को देखते हैं और जनता को समझते हैं और उनकी नब्ज पकड़ लेते हैं कि ये कहाँ वोट जाने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो जनता से जब आप चुनाव के दौरान जाएंगे और चुनाव के ही संदर्भ में बात करेंगे, तो मुझे लगता है वो लोग आपसे जल्दी खुल के बात नहीं करेंगे। आप उनके बीचों में जाइए, उनके बारे में, उनके क्षेत्र की समस्या के बारे में उनसे चर्चा में उनको ही शामिल करिए, तो वो अपने विचार आपके सामने रखेंगे। सर, ये कोई टेक्निक होती है? जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग अक्सर पूछते हैं तो वो हमारे सामने गोलमोल हो जाते हैं, बट आप ऐसा क्या लेके जाते हैं जो आप लोगों के जिसमें जो बताते हैं वो आंकड़े बिल्कुल सही साबित? तो वैसे आज तक कोई आंकड़े साबित पूरी तरह से सच हुए नहीं है, फिर भी आप बताइए कैसे उन लोगों के साथ बात? देखिए, सबसे पहले तो जो आप लोगों का माइक है ना, इससे हर कोई डरता है। बड़े बड़े नेता लोग डरते हैं जी। वो जनता है, वो अपना जवाब जब देगी ना तो बड़ा सोच के देगी। उसे पता है कि मुझे अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रेजेंट के विधायक के सामने कैसे अपना ओपिनियन दे दूं। लेकिन जब आप उनके बीच में एक मीडिया ही तो जनता की सबसे बड़ी आवाज है, वो वहीं तो खुल के बोल सकते हैं। नहीं, अभी आप देखेंगे भारत में मीडिया के में कोई भी आदमी, बड़े बड़े नेता खुलकर बात नहीं करना चाहते। वो इसके पीछे के कारण बहुत सारी चीजें हैं। बताइए ना, क्यों नहीं करना चाहते? जबकि नेता लोग तो चाहते हैं कि हमारे सामने माइक आ जाए, माइक पे बोलना चाहते हैं, और आप कह रहे बात नहीं करना चाहते। नहीं, अभी पीछे कोई आप अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र में लोग भागीदारी करते हैं, लेकिन फ्रंट पे आके जिम्मेदारी लेने में लोग डरते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के नेता से, कहीं ना कहीं अपने जातीय नेता से, उन चीजों के लिए डर होता है, आप मानिए। इसीलिए वो मतदान के समय अपना व्यक्त करते हैं। लेकिन जब आप उनके सामने किसी संस्था के नाम पर, किसी रिसर्च के नाम पर, पेपर पब्लिश के नाम पर आप जाके बात करिए, आपको एग्जैक्ट चीज बताएगा कि मेरे यहाँ की समस्या ये है, मैं अपने विधायक से खुश हूँ या ना खुश हूँ। तो अभी तक जो आपकी प्रेडिक्शंस रही हैं, कौन कौन से चुनाव अभी तक आपने कवर किए हैं, और वो प्रेडिक्शन कहाँ तक सटीक बैठी हैं और एकदम अप्रूव हुई हैं? देखिए, राजनीति में सटीक चीजें बड़े दिग्गज फेल हो जाते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने मेहनत किया, हमने ग्राउंड पे काम किया, उसका फल हमें मिला। ठीक है, आप देखेंगे हमने हरियाणा करा, हरियाणा में हमने सोनीपत की पूरी विधानसभा करी। आप मानेंगे नहीं, लोगों ने वो चीजें बताई हैं। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, खरखोदा विधानसभा है, खरखोदा में पवन खरखोदा जी थे, वो रिजर्व सीट है। वहां के लोगों ने खुलकर वोट किया और एक तरफा वोट किया, और इसलिए वोट किया क्योंकि उनको बदलाव चाहिए था। तो बदलाव दिल्ली के अंदर भी बदलाव की राजनीति थी या फिर मुद्दों की राजनीति? अभी हमारी चर्चा भी दिल्ली चुनावों के साथ में हुई थी, आपने कुछ आंकड़े मेरे सामने रखे थे। जी जी, मैं शायद उस समय उस पर विश्वास नहीं कर रहा था जो मैं अपनी रिपोर्टिंग के हिसाब से देख रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमारी फिर दोबारा बातचीत हुई तो एकदम सटीक थे वो चीजें। दौलत जी, मैं आपसे सही बताऊं तो 1.5 महीने पहले मेरी आप टीम के किसी भी सदस्य फोन करके पूछिए, वो सब लोग भी आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो काम किया है ना, वो ग्राउंड पे जाके लोगों से मिलकर। आपको सही बताऊं तो मेरे पास आज अभी डेटा लेके नहीं बैठा हूं, जब कभी दोबारा मुलाकात होगी मैं डेटा के साथ बैठूंगा। 45 से प्लस विधानसभाओं के अंदर मैं और मेरी टीम जाके काम करके आई है, और हमने कास्ट पर देखा, हमने प्रत्याशी पर देखा, हमने क्षेत्र के मुद्दे देखे, तो हमने
ये देखा कि हाँ कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। सर एक बात बताइए, बड़ी बड़ी जितने एनालिसिस थे यहाँ पर फेल हो जाते हैं, आपका टीम पर आके रोज आते हैं जब उनकी फेल हो जाती है सारी दावा करते हैं कि इतनी सीट आने वाली है, इतनी सीट से जीत रहे 2024 हैं, के चुनावों में कितनों को लोगों को रोते हुए देखा है तो आप जो सैंपल कलेक्ट करते हैं वो किस तरह से उनका एनालिसिस करते हैं? ठीक है, आपका हर आदमी का अपना एक तरीका होता है काम करने, जो आपका सैंपल कलेक्ट करने का तरीका होता है, कितने लोगों का कहाँ से डाटा, जैसे आपने बताया कि किस तरह से उठाते हैं आप सैंपल? देखिए मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो सैंपल कलेक्ट करते हैं और मैं उसी चीज को बता दूंगा कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, और फिर मेरा इंटरेस्ट भी है। ओके, वो आप बताना चाहता हूं। ओके, वो मेरे टीम का हिस्सा है और मेरे काम करने का एक माध्यम है, तो उसको मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ। नहीं तो फिर शायद मुझे अगली बार आप ये बताइए कितने आंकड़े आपके आज तक सच हुए, कितने मतलब पिछले कितने चुनाव आप कवर कर चुके हैं, उनमें कितने स्टिक आए हैं? देखिए दिल्ली के 3 चुनाव 2013, 2015 और 2020 और ये वाला चुनाव, ये दिल्ली मेरा खुद का गृह क्षेत्र है, दूसरा हरियाणा और तीसरा महाराष्ट्र। तो मैंने महाराष्ट्र में भी जाके अच्छे से काम किया था, ठीक है, वहां भी देखा था, तो मुझे लगा था कि हाँ ये महाराष्ट्र में क्या हो सकता है कि जो महायुति इतनी पूरी तरीके से उन्होंने काम किया या फिर उनका सफल वो हो गए, क्योंकि वहां तो जोर दिख रहा था, एक ना एक इमोशनल कनेक्शन था शरद पवार से भी और जो शिवसेना के अभी के अध्यक्ष हैं दूसरी वाली शिवसेना के उनके साथ भी, लेकिन ये इमोशनल बॉन्ड कैसे जाकर तोड़ दिया कि बीजेपी सबसे आगे निकल गई? देखिए दौलत भाई, एक चीज हमें यहाँ समझना पड़ेगा, महायुति ने सबसे बढ़िया काम ये करा कि उन्होंने चुनाव से पहले 3 महीने लाडली बहना योजना शुरू कर दी, 2500 लोगों के खाते में गया, वो महिलाओं ने खुलकर वोट किया। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर वोट लेना है तो महिलाओं का रुझान अपनी तरफ कर लो, कुछ पैसा दो और वोट अपने। देखिए तो जैसे बीजेपी विरोध करती है फ्री बीज का, ये तो उसमें ही आ गया। देखिए वोट ट्रेंड अगर आप देखेंगे, सिर्फ झारखंड में देख लीजिए, माई बहन योजना सेम वहां पे होता क्या है कि आज जो पीछे धरातल पे तबका है ना, वो कहीं पे सहूलियत चाहता है। तो सुने तो केजरीवाल साहब ने वोट दे दी, लेकिन केजरीवाल जी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हुई है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, सीवर, पानी, ये वो नहीं दे पाए, और उन्होंने 2015 से 20 तक जो काम किए थे वही को 25 में बेच रहे थे। उनके विधायकों ने काम नहीं किया, तो वो मार्केटिंग करना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे। देखिए आप अरविंद जी का कॉन्फिडेंस देख लीजिए, 2015 का, 2020 का और 2025 का, आपको साफ लगेगा कि वो व्यक्ति खुद की सीट पर, नई दिल्ली सीट पर खुद बंधा हुआ है। तो ये तो एक और चीज है, नई दिल्ली सीट पे देख रहे हैं और हमने काफी चुनाव को देखा है, लोग इनके जितने भी बड़े नेता थे सब हार गए। चलो अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दो, भारद्वाज साहब जिनके लिए आंकड़े आ रहे थे उनको हरा नहीं सकता, बहुत बड़ी सीट थी। एक सीट हाँ, वही मेगाडेट क्लास की बात आपसे करने वाला था। शिखा रॉय जो कि अभी वर्तमान में पार्षद हैं, अभी विधायक बन गई है लेकिन पार्षद ही हैं, तो पिछली 2 बार वो काफी बड़े मार्जिन से हारी, लेकिन इस बार तीसरी बार क्या फर्क था? आप गए थे ग्रेटर क्लास विधानसभा, वहां क्या देखा आपने? उसी पे आने वाला था, आप पहले आ गए, इसका बहुत शुक्रिया। देखिए ग्रेटर कैलाश की बात करते हैं, शिखा रॉय और सौरभ भारद्वाज जी में आप देखेंगे, लेकिन मैं जो मानता हूँ कोई टक्कर नहीं थी। नहीं ऐसा नहीं है, राजनीति में ये कह देना कि कोई टक्कर नहीं है, मोदी जी की भी टक्कर विधानसभा एक बार है तो तुगलकाबाद, वहां भी कोई टक्कर नहीं थी, और रिजल्ट आपको पता ही क्या था। लेकिन ग्रेटर क्लास में ऐसा क्या हुआ? ग्रेटर कैलाश में ऐसा ये हुआ है कि लोग और संघ की सक्रियता, आप दक्षिण दिल्ली विभाग देखेंगे, वहाँ संघ सक्रिय है, संघ सक्रिय है, जहाँ संघ सक्रिय होगा आप उठा के देखिए 2025 और 15 का चुनाव, 2020 का चुनाव और 2025 का चुनाव, संघ की सक्रियता देख लीजिए। मतलब बात ये है कि जहां जीत जाते हैं वहां संघ को सामने ले आते हैं, नहीं, जहां हार जाते हैं वहां संघ शायद काम नहीं कर पाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना नहीं चाह रहा, मेरा कहने का था संघ पहले भी है, आज भी है, लेकिन संघ नीचे से ग्राउंड क्लियर जब हो जाता है तो आप ये मानिए परिणाम सामने आता है। मैं आपको अपना बताऊं, तुगलकाबाद विधानसभा जहाँ का मैं खुद का निवासी हूँ, हाँ, वहाँ वो खुद भी मतलब कहा जाए तो आरएसएस से बड़े पदों पर वो रह चुके हैं, खुद भी वो नगर, आप जो मैं ज्यादा जानता नहीं, लेकिन हाँ उनका वहाँ काफी आरएसएस के अंदर और हरगेश नगर, ये ऑफलाइन सब में काफी ज्यादा दबाव आरएसएस का है, वो मैंने खुद देखा है, मैं खुद भी कई लोगों से वहां मिला हूँ। लेकिन वो सीट हार जाना कहीं ना कहीं पहले से तय नहीं था कि हम ये वाली सीट हारने वाले, तो कोई प्रत्याशी ऐसा खड़ा करो कि ज्यादा आंच ना आए बीजेपी या संघ पर? देखिए होता क्या है कि संघ कई तरीके से राजनीति करता है, संघ ने माहौल दिया, अब आप ग्राउंड पे कितना है संघ तय नहीं करेगा, आपको ग्राउंड पे होना चाहिए। आप बगल में ही देखिए, हाँ आप बगल में देखिए, मारवा जी जीत गए, बगल में रविंद्र नेगी जीत गए, ठीक है, बगल में ही शिखा रॉय जीत गई, आप क्यों हारे? कहीं ना कहीं आपका ग्राउंड कमजोर होगा। जो व्यक्ति आके बाहर से
सीएम को 3 महीने में चुनौती देके जीत गया, आप नहीं जीत पाए। अभी आप खुद कह रहे हो संख्या प्रभारी है। एक और विधानसभा है, साथ में ही लगती है, कालकाजी विधानसभा। हाँ, वो मेरे को लगता है बीजेपी के ऊपर सबसे बड़ा डेंट है पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी, जिनका इतना बड़ा ऑरा है, बहुत बड़ा ऑरा, मैं कहूंगा तो जो आजकल सब चल रहे हैं, बहुत बड़ा ऑरा है उनका। पूरे दक्षिणी दिल्ली में सांसद रह चुके हैं 2 बार लगातार, बिना रुके बिना टिके। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि कालकाजी जाकर वो हार जाते हैं? देखिए राजनीति में, और कालकाजी प्रांत आप ये नहीं मानेंगे, वो भी बहुत काफी स्ट्रांग है आरएसएस के हिसाब से। देखिए राजनीति में जरूरी नहीं है कि सब जीत जाएं। अगर आप ये भी देखिए, कुछ कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अंदर खाने तो बात ये चल के आ रही है कि अगर आज रमेश बिधूड़ी जी जीत जाते तो शायद वो सीएम की दावेदारी होती। तो इसका नहीं, उनको सीएम फिर भी शायद केजरीवाल नहीं बनाया। नहीं, एक मैं बीजेपी तैयार नहीं थी। सही बताता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है जो मैं मेरा आकलन है कि जितने भी थे आम आदमी पार्टी के सीट नेता, जितने हार गए, पर ऐसा क्या था कि सिर्फ एक ही सीट पर बिधूड़ी को हारना पड़ा, बाकी सब पर जीत गए, बीजेपी सारी जीत के आ गई। आखिर बिधूड़ी को क्यों आ गई? इसलिए डर से कि वो मुख्यमंत्री सीट के दावेदार न ठोके, सिर्फ इसी हरा दिया गया या हार गए। दोनों चीजें हो सकती है राजनीति में। पर आपका आकलन क्या है सर? आपने तो आप विधानसभा में उतरा। हमारा आकलन ये है कि ये जो रिजल्ट है ये उल्टा था, वैसे कायदे से गलत। आप देखेंगे ग्राउंड, आज भी अगर आप आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता से किसी भी जाके पूछेंगे तो वो बाहर से हेलीकॉप्टर कैंडिडेट। सर आप मेरे सवाल को दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रमेश बिधूड़ी को हराया गया है या हार गए? अगर जीतने से अगर वो जीत जाते तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को ठोकते, इस डर से वो ओबीसी समाज से आते हैं। वो बात भी कहते हैं क्योंकि चुनावों में बहुत उन्होंने ओबीसी कराया। मैं भी कह रहा हूँ, कुछ व्यक्ति चुनाव अपने दम से जीतता है, अपने वजूद से जीतते हैं, और कुछ व्यक्ति दूसरों की वजह से हार भी जाते हैं। आप तो रमेश बिधूड़ी जी को कैसे देखते हैं? रमेश बिधूड़ी जी का तो ये है कि ना, आप ये मान के चलिए कि चुनाव वो हराए गए, संगठन के तौर से हराए गए, हराए गए। हाँ, ये बात मान लीजिए, ये बात मानेगा, क्योंकि राजनीति में सभी लोग दावेदार सीएम के हो जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पार्टी का क्योंकि रमेश बिधूड़ी चुनाव जीतने के लिए नहीं आते, ये बात स्पष्ट है, वो माहौल बनाने नहीं आते। जैसे आप रमेश बिधूड़ी जी को कैसे देखते हैं? रमेश बिधूड़ी जी का तो ये है कि ना, आप ये मान के चलिए कि चुनाव वो हराए गए, संगठन के तौर से हराए गए। हाँ, ये बात मान लीजिए, ये बात मानिएगा, क्योंकि राजनीति में सभी लोग दावेदार सीएम के हो जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पार्टी का बैलेंस बिगड़ेगा। क्योंकि रमेश बिधूड़ी चुनाव जीतने के लिए नहीं आते, ये बात स्पष्ट है, वो माहौल बनाने नहीं आते। जैसे आप युद्ध लड़ते हो तो वजीर, राजा, सबको पैक करना बहुत जरूरी होता है, किलेबंदी करना बहुत जरूरी होता है। आपकी मतलब एनालिसिस जो था उसमें यह है कि रमेश बिधूड़ी को हराया गया है। हाँ, अब मानिए, कह सकते हाँ, हैं। हम लोग का प्रेडिक्शन ये था कि रमेश बिधूड़ी जी 4000 के मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी का भी सेम ही हाल था। नहीं, अगर वहां पे अलका लांबा नहीं होती या कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता तो क्या वो वोट कन्वर्ट होके बीजेपी में आते? क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराया, लेकिन कई सीटों पे ऐसा हो सकता है ना, जो कांग्रेस को वोट मिले वो बीजेपी को मिल सकते थे। दौलत भाई, मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, अभी 1 घंटे पहले हम अपने ग्रुप में चर्चा हुई थी। चर्चा ये हुई थी कि अगर हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ती तो दिल्ली की विधानसभा का मतलब कैसा सिनेरियो होता। आप एक बात ध्यान रखिए, लोगों ने आम आदमी पार्टी को किसके भी जगह पे वोट दिया? कांग्रेस की। उसी कांग्रेस को लोगों ने लोकसभा में नकार दिया। अब आप ये कह रहे हो कि अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो जीत जाएंगे। आप ये भी तो सोचिए कि जो दिल्ली का वोटर है वो मूर्ख तो है नहीं, बिल्कुल। उसने अपना माइंडसेट बदलाव के लिए किया है और बदलाव के लिए वोट किया है। आप एक बार ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा सवाल जी सर, एक बताइए, वोट जो गया है मोदी को गया है या बीजेपी को गया है? देखिए, फिलहाल का तो जब अगर आप ट्रेंड देखेंगे ना, दिल्ली ही नहीं पूरे देश में जो वोट पड़ रहा है वो मोदी जी के फेस पर और मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर वोट पड़ रहा है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आज जो बीजेपी है वो सिर्फ मोदी है, मतलब एक व्यक्ति पार्टी से बीजेपी, बीजेपी मोदी, मतलब मोदी से ऊपर कोई चेहरा नहीं है। मोदी के ऊपर आज बीजेपी जो है वो बीजेपी नहीं है, सिर्फ मोदी है। चेहरा है नहीं या रखना नहीं चाहते। आपकी इसी बात को मैं बड़ा कर देता हूँ। स्कूल अच्छा है ये मैटर नहीं करता, प्रिंसिपल अच्छा है ना ये बहुत मैटर करता है। तो स्कूल के नाम पे बच्चे आते हैं या प्रिंसिपल के नाम पे? दोनों चीज पे ना होते हैं। नहीं, प्रिंसिपल तो बहुत पीछे है, क्योंकि स्कूल के नाम पे हम जो, तो बीजेपी जो पार्टी है
इतनी बड़ी पार्टी, अपने आप को लार्जेस्ट पार्टी है, गवर्निंग पार्टी है, तो वहां पर मोदी की गारंटी क्यों है, बीजेपी की गारंटी क्यों नहीं है? देखिए, मोदी का नेतृत्व, गुजरात मॉडल, गुजरात की चीजों को देख के लोगों ने वोट किया है, और मोदी के कुशल नेतृत्व को किया है। सर मोदी की विदेश नीति बना है कि बनाया गया है, लोगों के दिमाग में फीड किया गया कि ऐसा होता है मेमोरी कार्ड में हम चीज फीड करते हैं, वो फीड कर दिया हमारे दिमाग में कि यही है, मोदी नहीं तो कौन। ये सवाल आया कहां से? नहीं, ये सवाल जनता के मन में आया कहां से, मोदी नहीं तो कौन? देखिए, सभी पार्टियों को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनका जन नेता होता है, पार्टी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, वही पहले होता है। जैसे आप बिहार में देखेंगे तेजस्वी सरकार, आम आदमी में अरविंद केजरीवाल की सरकार, आपकी गारंटी, अरविंद केजरीवाल बेटा। तो ये सब देखिए, पार्टी, सभी पार्टियां राजनीति करती हैं, खेलना पड़ता है। ये राजनीति का एक राजनीतिक पासा है, हाँ, खेल सबको खेलना पड़ता है। सबको खेलना पड़ता है, जो पासा खेल जाता है वो विजेता कहलाता है। ओके, तो आने वाले, अभी जैसे आपने बहुत सारे आंकड़े उठाए, सैंपल के बाद पता चल रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगला चेहरा देश का कौन सा होगा? लोग आकलन कर रहे हैं कि योगी हो सकते हैं। आप तो ग्राउंड पे रहते हैं, तो लोग बीजेपी को संभाले, जो बीजेपी का अगला चेहरा, जो हमें लगता है कि शायद वही एक चेहरा है। अगर वो होता है, अगर पार्टी 29 के बाद, सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि बीजेपी में मोदी के बाद कौन, ये नहीं होगा कि देश में मोदी के बाद कौन। मैं आपसे सही बताऊं, मैं अभी 1 साल पहले की बता रहा हूँ, मतलब 8 मान लीजिए 8 महीने की बात है, जब मैं हरियाणा में हिसार में था और सोनीपत में था, तो लोगों को ये लगता था कि मोदी को पीएम बनाइए, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट कर रहा है व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर ये है कि मोदी को, योगी को पीएम बनाइए। तो जैसे आप याद करिए कि 2013 तक पूरे भारत में मोदी जी के लिए एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था ना, इस सेम वही चीज भारत में योगी जी के लिए एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और इसके पृष्ठभूमि जो तैयार करता है वो आरएसएस संघ करता है। सर, पिछले दिनों मोहन भागवत जी का और मोदी जी का देखा है कि कुछ ऐसे बयान थे, जो हमारे पास भी उन रिकॉर्ड बयान है, जहां दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे। एक खेमा जो है जो मोदी के साथ खड़ा हुआ, दूसरा खेमा जो है वो आरएसएस के साथ खड़ा और भी आम आदमी पार्टी पत्र लिख रही थी अच्छा, बाबा जी को। हाँ, और दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल है कि हरियाणा जब जीतता है तो कहते हैं कि संघ की भूमिका रही है, दिल्ली चुनाव जीता तो संघ की भूमिका रही है, जहां हार जाते हैं तो वहां संघ सक्रिय नहीं होता है। ये कैसे हुआ? मैं एक छोटी सी जीत का सेरे, मतलब कहीं ना कहीं मोदी लुभा रहे हैं संघ को कि नहीं, मोदी आज संघ के साथ है, और लोगों के दिमाग में सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सभी को पता है कि जो भाजपा है वो संघ परिवार से है, ठीक है। आप देखेंगे जो भाजपा है वो संघ परिवार से है, और संघ परिवार में कोई भी व्यक्ति संघ से बड़ा नहीं है। सबके अपने दायित्व हैं, सबके अपने पद हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अब आप कह रहे हैं कि दोनों में मतभेद होना, मतभेद ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि लोगों ने, और आप जैसे, आप मीडिया के जो हाउस हैं वो लोग चलाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मीडिया कई धड़े में बटा हुआ है। नहीं सर, मीडिया तो अपनी पूरी भूमिका निभा रही है, ग्राउंड पे भी वही काम कर रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भागवत जी या मोदी जी अलग हैं। हाँ, एक आप जिस चर्चा कर रहे हैं मैं उसको बता देता हूँ। गडकरी, जेपी नड्डा जी ने एक गलत बयान कर दिया था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भाजपा ने देखा है। ठीक है, चलो सर, दिल्ली चुनाव पे आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इन मुद्दों हट के दिल्ली के लिए अगला जो आने वाला सीएम कौन होगा? आपने तो ग्राउंड पे जाके देखा, लोग किसको लाइक कर रहे हैं? देखिए, ये अभी तक चल रहा है, चुनाव जीते हुए 5 से 7 दिन हो गए हैं, बट अभी भी ये मंथन चल रहा है कि आखिर दिल्ली के अंदर सीएम होगा कौन? देखिए, नई दिल्ली विधानसभा पे मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा ने हमेशा मुख्यमंत्री दिया है, चाहे वो शीला जी हो, चाहे अरविंद जी हो, और ये हमारी मतलब उम्मीद है शायद परवेश वर्मा हो, क्योंकि पार्टी, कोई भी पार्टी होती है वो एक लोकतांत्रिक माध्यम से ही अपने नेता का चुनाव करती है। अभी पंजाब का चुनाव सामने है, और पंजाब में हलचल शुरू हो गई है कि सरकार गिर सकती है। कहीं जो सिरसा जी हैं बीजेपी के, उनको तो नहीं खड़ा किया जाएगा पंजाब को इफेक्ट करने के लिए, या फिर अभी बिहार के चुनाव हैं, बिहार के चुनाव इफेक्ट करने के लिए कोई और ऐसा पूर्वांचली नाम सामने आ जाए, या कोई और व्यक्ति जो पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करेगा। हो सकता है मनोज तिवारी जी, मनोज का भी सांसद है, तो स्मृति ईरानी जी का नाम आप देख लीजिए, बीच में नाम की बहुत नाम सुन रहा था कि वो दिल्ली की सीएम बन सकती है, या फिर बासुरी सुभाष लेगेसी बढ़ाएं, अपने माता जी की लेगेसी आगे बढ़ाएं। बहुत से नाम चलते हैं,
वो चलने सर आप ये कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा जी नंबर 1 पे है, वही सीएम बनने वाले हैं। वही सीएम रहेंगे, सिरसा जी माइनॉरिटी मिनिस्टर रहेंगे, प्लस डिप्टी सीएम रहेंगे पंजाब के चुनाव को देखते हुए, और शिखा रॉय या कोई पूर्वांचली व्यक्ति, सतीश उपाध्याय भी हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पूर्वांचल के नाम से ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो आज की डिबेट में आपको ये तो पता चल गया कि दिल्ली का अगला सीएम होने वाला कौन है। इन पूरी डिबेट से इतना पता चला है कि आने वाले समय में आपका सीएम जो होगा वो प्रवेश वर्मा ही होगा, और उसके साथ मेजोरिटी में आप पता है कि सिख समुदाय से आने वाले कौन से महेंद्र सिंह साहब पक्का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डेफिनेटली मौला हादी बिल्कुल पब्लिक आपको देख रही है, सर बिल्कुल लॉक कर दीजिए। देखना आपने गलत हो जाएंगे, अगर सीएम नहीं बनते तो आपके अपने गलत होने वाले हैं, हम तो सिर्फ बुला लेंगे फिर आपको। हम फिर दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, तब क्या कहना चाहते हो साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, कई हद तक तो हम भी साफ हुए कि कैसे अब तो हम भी और टीम चाय करेंगे, लोगों से जान नहीं प्रेडिक्शन निकालेंगे, क्योंकि हमारी भी प्रेडिक्शन लेकर हमारी और आपकी बात हुई व्हाट्सएप पे, हमारी जो प्रेडिक्शन थी मेरी और जो आपकी थी, मेरे को उस समय लग रहा था कि आप गलत होंगे, लेकिन नहीं हुआ है सर। अच्छा, कुछ ही सीटों का फर्क है, बस इतने गलत नहीं हुए। वो तो आंकड़े हैं, आंकड़े हाँ। ऊपर नीचे हो जाते हैं, थोड़े बहुत होते रहते हैं, कई लोगों के होते रहते हैं। दौलत जी से भवाना विधानसभा की रिगार्डिंग बात हुई थी, तो मैंने इनसे पूछा कि अभी आपने कितनी कितनी विधानसभा कवर की थी और क्या चल रहा है। इन्होंने बताया, तो फिर मैंने इनको बताया कि देखिए अभी ये है, रिजल्ट यही रहेगा। फाइनली हमारी आपकी बात हुई, आपने कहा कि एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, हरियाणा का चुनाव हम दोनों ने बहुत करीब से देखा है, एक आपने मुझसे ज्यादा करीब से देखा होगा। ये 3 दिन 2 दिन 1 दिन के अंदर हरियाणा हो, कोई भी प्रदेश हो, ये खेल बदलता कैसे है? जैसे दिल्ली में अभी खेल बदला है, 2 दिन 3 दिन पहले बजट आ जाता है, 12 लाख रुपए के ऊपर बताया जाता है, 12 लाख शायद कमाने वाले ही नहीं होंगे। उसमें सरकार को मजबूती और सरकार की तरफ लोगों का विश्वास बढ़ा, क्योंकि इसको भी देखा जाए। राजनीति है, जो करे जो परिणाम दे वो राजनीति है। आप बजट की बात करेंगे, बजट स्वाभाविक है, हमेशा आता है। चुनाव के बीच में नहीं आता था। चुनाव चुनाव के 2 दिन पहले आप बता रहे 12 लाख रुपए के ऊपर आपको कैश नहीं देना, तो लोगों को मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले कि ठीक है जो मोदी ने अच्छा किया उसी का असर पड़ेगा। पोस्टर भी लग गए थे तुरंत दिल्ली में, पोस्टर तुरंत लग गए थे। तो बड़े बड़े पेज में फ्रंट पेज सारे अखबारों का ऊपर आ गया था कि 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स, उसके बाद दिल्ली को वो बधाई, खत्म हो मोदी जाता ने है। किया कमाल। ये पोस्टर मैंने देखे। देखिए 12 लाख का जो बजट की बात करें, सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, हम यहाँ पे एक सामूहिक चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हमें जानना जरूरी है। पोस्टर तुरंत लग गए थे। जब बड़े बड़े पेज में फ्रंट पेज सारे अखबारों का ऊपर आ गया था कि 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स, और उसके बाद दिल्ली वो को मुद्दा बधाई, खत्म हो मोदी जाता ने है। किया कमाल, ये पोस्टर मैंने देखे हैं। 12 लाख का जो बजट की बात करें, सबसे बड़ी बात है देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, उसने कुछ अपने मुद्दे देखे हैं। वो मुद्दे क्या थे? आप दिल्ली की किसी सड़क पे जाके देखिए, वो सड़क अच्छी नहीं है। आप कहीं नाली सीवर देखिए, वो अच्छे नहीं है। 12 लाख इलेक्शन से 3 दिन पहले आए। सर वही कहीं ना कहीं जनता, उसमें बिहार के लिए भी कई सारी चीजें थी, बिहार के इलेक्शन आने वाले। इलेक्शन आने वाले, कहीं ना कहीं जनता यहाँ आने वाले समय में इस निजात पालेंगे। पोल्यूशन उसके ऊपर आप क्या होगा? सबसे बड़ी डिबेट ये होना चाहिए, देखिए उस पोल्यूशन में उनका भी करने देखिए मेरा मानना है, आप कहीं नाली सीवर देखिए वो अच्छे नहीं है। आप कहीं भी जाके देखिए प्रदूषण हो रखा है, कूड़ा हो रखा है। देखिए इनका डिक्लाइन तभी हुआ है आम आदमी पार्टी का जब ये एमसीडी में आए। यही सब लोग क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इस निजात पालेंगे? पोल्यूशन उसके ऊपर आप क्या होगा? गाड़ियां डिबेट ये होना चाहिए, देखिए उस पोल्यूशन में उनका भी करने। देखिए मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने देखा, आपने एक पॉडकास्ट देखा होगा जिसके अंदर अरविंद कहते हैं कि यमुना पर वोट नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने यमुना साफ नहीं की। इसका मतलब है कि यमुना नदी का जो मैटर है या जो मुद्दा है वो शांत बस्ते में चला गया। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल इलेक्शन से 5 दिन पहले आते हैं और एक र्यूमर क्रिएट करते हैं कि जहर मिल गया। तो ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल ये चुनाव पूरी तरीके से हताश होकर लड़े हैं, जिनको खुद ये लगा कि मैं नई दिल्ली में खुद घेराबंदी हो गई। दूसरा, आप 15 का चुनाव, 20 का चुनाव उठाकर देख लीजिए, ये व्यक्ति पूरी दिल्ली के 69 विधानसभाओं में पदयात्रा निकालता था, रोड शो निकालता था। तो कहीं ना कहीं इस चीज का बीजेपी को वैक्यूम समझ में आ गया। और आप उठा के एक चीज और देखिए, 2015-2020 का प्रधानमंत्री मोदी कभी इतने कॉन्फिडेंस नहीं थे, उन्होंने कभी डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल को टारगेट नहीं किया। आप उठा के देखिए, बिल्कुल मैं पहली बार देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। देखिए
एक बात और बता दूं, हमारे मतभेद हो सकते हैं और मतभेद होने चाहिए, राजनीति की चर्चा में होने चाहिए, ये स्वाभाविक है। आप कभी देखिएगा प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को, अपने प्रतिनिधि को डायरेक्ट अटैक नहीं करते, वो तभी करते हैं जब उनको नीचे का ग्राउंड पता चल जाता सर है। प्रधानमंत्री हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जितनी रैलियां कर रहे हैं, उससे पहले तो मैंने इतनी रैलियां नहीं देखी थी। नहीं देखिए, अपनी वही बात आ गई ना कि हम फिर पीछे इस जाएं। मुद्दे पे बात नहीं कर सकते, कभी दोबारा चर्चा होगी तो जरूर क्योंकि- बैठेंगे कि देश के जो प्रधानमंत्री एक छोटे से छोटे चुनाव के लिए भी देश के प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ता है, पर ऐसा पहले नहीं होता था। की लड़ाई, जिनको खुद ये लगा कि मैं नई दिल्ली में खुद घेराबंदी हो गई। दूसरा, आप 15 का चुनाव, 20 का चुनाव उठाकर देख लीजिए, ये व्यक्ति पूरी दिल्ली के 69 विधानसभाओं में पदयात्रा निकालता था, रोड शो निकालता था। तो कहीं ना कहीं इस चीज का बीजेपी को वैक्यूम समझ में आ गया। और आप उठा के एक चीज और देखिए, 2015 2020 का प्रधानमंत्री मोदी कभी इतने कॉन्फिडेंस नहीं थे, इन्होंने कभी डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल को टारगेट नहीं किया। आप उठा के देखिए। बिल्कुल, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल तो डायरेक्ट उसके बाद हिट कर रहे हैं। देखिए, एक बात और बता दूं, हमारे मतभेद हो सकते हैं और मतभेद होने चाहिए, राजनीति की चर्चा में होने चाहिए, ये स्वाभाविक है। आप कभी देखिएगा प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को, अपने प्रतिनिधि को डायरेक्ट अटैक नहीं करते, वो तभी करते हैं जब उनको नीचे का ग्राउंड पता चल जाता सर प्रधानमंत्री हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जितनी रैलियां कर रहे हैं, उससे पहले तो मैंने इतनी रैलियां नहीं देखी थी। है। देखिए, अब फिर वही बात आ गई ना कि हम फिर पीछे इस जाएं। मुद्दे पे बात नहीं कर सकते, कभी दोबारा चर्चा होगी तो जरूर बैठेंगे क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री एक छोटे से छोटे चुनाव के लिए भी देश के प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ता है, पर ऐसा पहले नहीं होता था। देखिए, प्रधानमंत्री भी तो कहीं ना कहीं इन्हीं पदों से, विधायक से, मुख्यमंत्री से वो गया है। तो देखो, एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, आज हम उस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक हाँ। प्रधानमंत्री की गरिमा होती है और वो गरिमा ये होती है कि वो इस छोटे से इलेक्शन में भी प्रधानमंत्री के फेस को सामने ले आते हैं। पर उनकी गरिमा को कहीं ना कहीं, अब छोटा सा इलेक्शन था, देखिए, एक कार्यकर्ताओं विधानसभा चुनाव में पहली बार देख रहा हूँ 4-4 5 रैलियां हो जाती है, पूरा कैबिनेट सामने आ जाता है, बाहर के मुख्यमंत्री आके प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्लोगन था वो मोदी की दिल्ली। देखिए, ये कार्यकर्ताओं का प्यार है। अच्छा, आप ये इसे कार्यकर्ताओं का ये प्यार है। कार्यकर्ताओं वो का बुलाना प्यार चाहते थे है। उनको। ये कार्यकर्ता, पूरी कैबिनेट को बुला लो, पूरे मिनिस्टर्स लग जाओ और कार्यकर्ताओं का प्यार पैदा देखिए, हो। जनभावना, राजनीति में जनभावना का सम्मान करना और मोदी के जी के प्रति या किसी जन नेता के प्रति कार्यकर्ता चाहता है। अगर हम भी चुनाव लड़ेंगे, स्वाभाविक हम अपने जन नेता को चाहेंगे। तो एक जन नेता अगर प्रचार नहीं करेगा फिर कौन करेगा? ये दिल्ली चुनावों में एक पोस्टर था कि देश में किया विकास, अब दिल्ली की बारी है। लेकिन जो 14 से लेकर 24 तक का समय था, उस समय क्या दिल्ली गायब थी? ये कहीं नेगेटिव नहीं हो सकता था? देखिए, ये थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि पूरे देश में विकास कर दिया, अब दिल्ली की बारी है। वो उससे पहले दिल्ली कहाँ गई थी? देखिए दौलत भाई, आप 14 से लेके 25 तक आ जाइए, ठीक है, दिल्ली की बात कर लेते हैं। इस दिल्ली की जनता ने एलजी, बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर, यही स्लोगन सुने हैं। तो लोगों में देखो ये बदलाव ना कहीं अरविंद केजरीवाल की नेगेटिव पॉलिटिक्स ने कुछ ज्यादा इनको प्लेटफॉर्म दे दिया खेलने के तो लिए। बार बार, मतलब जहां तक मुझे भी समझ में आया कि वो छोटी बात के लिए भी एलजी हर चीज पर देखिए, आज आप की राजनीति रही। हम एक छोटी सा थोड़ा सा पीछे जाके बात करते हैं। 14 से लेके 8 तक जब शीला दीक्षित का टाइम था, हमने आपने शायद नहीं सुना होगा कि इस दिल्ली के अंदर एलजी है। तो सर वो एलजी इसलिए नहीं बोला था कि सेंटर में वो सरकार नहीं। होती तो दिल्ली में वो सरकार, तो टकराव होगा कहाँ पे? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जब अटल जी की सरकार थी, जब पहली बार शीला जी आई थी, तब एलजी बीजेपी का ही था, ठीक है, उसको भी देख लीजिए। तो पहली मेट्रो लेके आई है। सर आपकी बात ठीक है, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो एक बताइए ना, इससे पहले आपने कभी ईडी का नाम सुना था? नहीं, इतनी जरूरत पड़ी? देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को, ठीक है, सर देखिए, सर आप एंटी करप्शन ब्यूरो से पहले किसका एक्टिव था? कितना एक्टिव, एक दिन में आज स्टेटमेंट आई है, कल जाकर छापा पड़ जाता देखिए, है, मतलब इतनी भारत के और अब चुनाव हारने के बाद हाँ। सभी विधायकों पर, आम आदमी पार्टी के खुद उनके पर ये है कि वो पूर्व विधायक हो गए। तो चलो, तो सब पर ये खतरा है कि वो कभी भी अंदर हो सकते हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो तो सीट पे होते नहीं, वो तो सीट पे होते होते भी अंदर चले गए। बोला था आज जितने सक्रिय है, मतलब आप ये देखिए कि जहां पर थोड़ा सा नेता डरे हुए हैं और ये लगता है कि अगर कुछ बोलेंगे तो ईडी की रेट अगले टाइम आ जाएगी, ये पक्का है, ये बात मानते हैं? ईडी और को खुद सक्रिय जो कौन मानता सांसद है? हैं, उन्होंने बोला है कि आप चुप बैठिए वरना भी आ जाएगी घर। संसद भवन के अंदर बोला है। देखिए, वो राजनीति में चलता रहता है। अच्छा, तो राजनीति इंटरनल रूल में चलता रहता था। देखिए, हम लोगों ने इसी रामलीला मैदान में रामदेव जी को भागते हुए देखा है, इसी रामलीला मैदान से एक व्यक्ति को सत्ता पे आते हुए देखा है, ठीक है। तो राजनीति जिसके हाथ में सत्ता है वो अपने हिसाब से चलाना जानता है। आज के मुद्दे से ये तो पता चल गया कि राजनीति में कोई भी चीज निश्चित नहीं है, या घर हो या बंगला हो,
कहीं ना कहीं छोटी सी गलती कांड बनकर आपकी सरकार तक गिर जाती है, और एक मुद्दा है जो आपके सिंहासन पर बैठा देती है। आज हमारे साथ चर्चा में जो हमारे मेहमान थे, उनका दिल से धन्यवाद करते हैं, और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से आप लोगों को बताने की कोशिश की कि आखिर सत्ता क्या है और सत्ता कैसे पलट जाती है। और इसके साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि आपका सीएम कहीं ना कहीं अब के बाद परवेश वर्मा जी होने वाले हैं। आज का ब्रॉडकास्ट यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।